ये तंबाकू का पादप बनाने वाले हम लोग, और ऐसा पादप जो क्या हो, पीड़क प्रतिरोधी हो। ये पीड़क प्रतिरोधी अब तक तो समझ में आ चुका होगा बात बच्चा सभी को, ठीक है ना। पीड़क मतलब जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोधी यानी कि उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर लेना ही क्या कहलाएगा बच्चा, पीड़क प्रतिरोधी, ठीक है। अगर कि ये पीड़क के रूप में मैंने सपोज हमारे पेट में होने वाले कीड़े होते हैं ना हमारे पेट में, ठीक है, छोटे बच्चे अक्सर मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, उनके अंदर क्या बन जाते हैं, केचुए के जैसे, ठीक है, कीड़े बन जाते हैं। तो सपोज मैं अगर उन कीड़े की बात करूं कि मनुष्यों के अंदर वो कीड़े क्या कर रहे हैं कि पहुंच जा रहे हैं और जीवी की तरह रह रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कीड़े को मारने के लिए बाहर से दवा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही होता है ना। दवा लेते हैं, रात में खाते हैं, फिर सुबह तक क्या हो जाता है, पेट हमारा सही हो जाता है, चलो ठीक है भाई। लेकिन इस कीड़े को मारने के लिए हमने दवा का प्रयोग किया, क्यों ना हम एक ऐसा ही मनुष्य बना दें जिसके अंदर जैसे ही कीड़ा जाए वो कीड़ा क्या हो जाए, ऑटोमेटिक मर जाए। बात समझे। तो अगर हमने किसी बच्चे को इस तरीके से तैयार कर लिया तो उस बच्चे को क्या कहेंगे कि वो बच्चा क्या है, पीड़क प्रतिरोधी है। उस पीड़क से, उस कीड़े से लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ गई तो बोला पीड़क प्रतिरोधी, ठीक है। अब कल हमने बात किया था एक गोल कृमि का, है ना, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया। चलो नाम मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा, फिर से वो बात जरा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया ये एक गोल कृमि है, यानी कि ये कीड़े कैसे होते हैं, गोल होते हैं। अगर इनको हम अनुदैर्य रूप से काटे, इनके शरीर को काटा जाए, अगर सपोज कि ये कीड़ा है, मैंने इसको काटा, तो काटने के बाद जो ये हिस्सा दिखेगा कैसा होगा, गोल होगा। इसलिए ऐसे कीड़े को क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। अब ये कीड़े क्या करते हैं कि सीधा के सीधा अटैक करते हैं तंबाकू के पादप पर, और तंबाकू के पादप में कहां पर बच्चे, उसके मूल में यानी कि जड़ में अटैक करते हैं। और जड़ में जाने के बाद क्या करते हैं, देखो अभी तक ना सबको, जैसे कल हर्षित भी फंसा था इस बात में, वो कंफ्यूजन इस बात से हो जा रही है कि इसके अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है, ट्यूमर। फिर सर ये तंबाकू हम खाते हैं तो ये हम तक पहुंच जाएगा, बच्चा ये दोनों अलग अलग बातें। देखो इतना तो जान लेना कि चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, मे बी वो पादप हो, एक जंतु हो, है ना, तो मुख्यतः इनकी बात करें हम, पादप या जंतु की बात करें, तो बच्चा पादप में भी पाया जाता है क्या, प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। और इस जंतु में भी पाया जाता है क्या, प्रोटोऑन्कोजीन। ये एक ऐसा जीन है बच्चा कि यदि ये एक्टिव हो जाए, एक्टिव फॉर्म में आ जाए, यानी कि यदि ये सक्रिय अवस्था में आ जाए, तो सक्रिय अवस्था में आ जाएगा तो इसका नाम बदल के क्या कर देंगे हम लोग, ऑन्कोजीन कर देंगे। अच्छा वो जरा देखो तो ये स्क्रीन एरिया से बाहर जा रहा है क्या, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो क्या बोला कि चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उन सभी में क्या मिलता है, प्रोटोऑन्कोजीन। और यदि ये सक्रिय हो गया तो किसमें बदल जाएगा, ऑन्कोजीन में। और बच्चा इस पादप में भी कैंसर की स्थिति आ जाएगी और इस जंतु में भी कैंसर की स्थिति आ जाएगी। बात समझे। तो क्या ये मैं कहूं कि तंबाकू का पौधा है, इस तंबाकू के पौधे में क्या इसका डीएनए होगा क्या, जाहिर सी बात है होगा डीएनए। क्या इस डीएनए में प्रोटोऑन्कोजीन होना चाहिए क्या, एकदम होगा प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। और प्रोटोऑन्कोजीन को सक्रिय करने के लिए आते हैं क्या बच्चे, कुछ रसायन हो सकते हैं, उन रसायनों को क्या कहते हैं, कार्सिनोजन। ऐसे रसायन जो प्रोटोऑन्कोजीन को सक्रिय करके ऑन्को स्थिति में ले आते हैं उन्हें कहते हैं क्या हम लोग, कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखा हमने कि भाई तंबाकू का पादप है हमारे पास, और इस तंबाकू के पादप का जो मूल है उस मूल को संक्रमित कर रहा है, कौन संक्रमित कर रहा है, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया। अब इस पादप में चला जाएगा ये, ठीक है, पादप की जड़ें हैं, अब इन जड़ों में ये मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो पहुंच गया ये मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया जो गोल कृमि है एक तरह से। अब इस जड़ की क्या मिलेंगी, बहुत सी कोशिका होंगी यहाँ पे। क्या जड़ एकल कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय संरचना है,
तो बहुत सारी इसकी कोशिकाएं मिल रही हैं यहां पर। मैं किसी एक कोशिका की बात करता हूं, ठीक है। ये लो, ये वो कोशिका है, किसकी कोशिका है भाई? मूल है, ठीक है। मूल की कोशिका, कौन से मूल की कोशिका? तंबाकू के मूल की कोशिका, ठीक है। अब इस तंबाकू के मूल की जो कोशिका है, क्या इसमें इसके स्वयं का डीएनए होगा क्या? बिल्कुल मिल रहा होगा इसका डीएनए। और इसी कोशिका में प्रवेश किया है कौन? गोल कृमि। तो गोल कृमि क्या करता है? कल एक बात हमने बताई थी ना कि गोल कृमि क्या होता है, वो भी देखो कि ये जो गोल कृमि है, ये लो, ये है वो गोल कृमि। इस गोल कृमि के अंदर क्या मिल रही है? इसकी कोशिकाएं मिल रही हैं। बढ़िया, जो लेट हो जी सब, जल्दी 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 बैठो। वैसे मुझे लग रहा था कि आज संख्या कम क्यों है। हो गया? देखिए, ये वो गोल कृमि है, ठीक है। इस गोल कृमि की अगर एक कोशिका की बात करूं मैं, ये लो कोशिका हो गई। इस गोल कृमि की कोशिका में क्या मिल रहा है? इसका डीएनए मिल रहा है। और इसके डीएनए में मैंने कहा था कि एक खास किस्म का जीन मिल रहा है जो खास किस्म का प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। चलो, इसने क्या बनाया? एक प्रोटीन। बस इतना याद रखो, क्या बनाया इसने? प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन जहरीला नहीं है, विषैला नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया कहां प्रवेश कर गया? इस तंबाकू के जड़ की कोशिका में, ठीक है। तो ये तंबाकू की जड़ की क्या हो गई है? कोशिका हो गई। अब इस तंबाकू के जड़ की कोशिका में मिल रहा है इसके स्वयं का डीएनए, और इस कोशिका में प्रवेश कर गया कौन बाबू? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया। तो इस जीव की कोशिका के अंदर मिलने वाला जो डीएनए है ना बच्चा, अब ये डीएनए कहां प्रवेश कर रहा है? इसमें। बात समझे? क्या बात को समझ में आई? नहीं? चलो, अब देखो, समझ में आई तो भी ठीक, नहीं समझ में आई तो भी ठीक। देखो, हटा ही देते हैं इसको सीधा सीधा कि ये वो कोशिका है जो तंबाकू के जड़ की है। अब इसी के पास आकर के संक्रमण फैला रहा है कौन? वो गोल कृमि। इस गोल कृमि की जो कोशिका है, इसके अंदर क्या बन रहा है बाबू? एक प्रोटीन, ठीक है। और वो प्रोटीन इस कोशिका के लिए कैसा कार्य करेगा? कार्सिनोजन के जैसा। कार्सिनोजन, अभी समझाया था कार्सिनोजन क्या होते हैं। ये वे कारक हैं जो इस डीएनए के अंदर उपस्थित प्रोटोन को, जीन को क्या कर देंगे? सक्रिय कर देंगे या ऑन कर देंगे। बात समझे? क्या बोला? ये कार्सिनोजन की तरह काम करेगा। किसका कार्सिनोजन की तरह काम करेगा? कौन? तो ये मेलवाडिगाइन की कोशिका में बना हुआ जो प्रोटीन है, वो इस तंबाकू के मूल की कोशिका के डीएनए के लिए कैसा काम करेगा बाबू? कार्सिनोजन। और कार्सिनोजन का मतलब होता है ऐसे कारक जो डीएनए में उपस्थित प्रोटोन को, जीन को सक्रिय कर देंगे। अब सक्रिय कर देंगे तो बाबू ये तंबाकू के जो मूल की कोशिका है, इसके अंदर का जो डीएनए मिल रहा था, उसके डीएनए में क्या मिल रहा था? प्रोटोन को जीन। तो प्रोटोन को जीन है, तभी तक क्या है? निष्क्रिय है ये। लेकिन यहां पर जैसे ये आपका प्रोटीन आ गया, इस प्रोटीन के आने की वजह से इस डीएनए में उपस्थित ये प्रोटोन को जीन क्या हो गया? सक्रिय हो गया। सक्रिय हो गया तो क्या बोलेंगे? अब इसको हम ऑनकोजीन कह देंगे। अब ये ऑनकोजीन क्या कराएगा बाबू? तो ऑनकोजीन बनते ही, यानी कि आपका प्रोटोऑनकोजीन जैसे ही सक्रिय हो जाता है, तो इसके सक्रिय होते ही क्या होता है? एक क्षमता होती है कोशिका के पास, जिसको बोलते हैं क्या हम? कांटेक्ट इनहिबिशन या तो स्पर्श संदमन, ठीक है। अब ये स्पर्श संदमन की क्षमता जब तक कोशिका में बनी रहेगी, तब तक कोशिका एक निश्चित विभाजन करती है ना। अगर उसकी कोशिका की वृद्धि करानी है थोड़ी सी, 10 कोशिका की आवश्यकता है, तो वो 10 कोशिका बनाएगा विभाजन करके, फिर उसके बाद वो काम रुक जाएगा। अगर किसी कारणवश, ठीक है, क्या हुआ है कि 10 कोशिका नष्ट हो गई, 20 कोशिका नष्ट हो गई, तो उस जगह पे 20 कोशिका नष्ट हुई है तो नई तरह से क्या लाना होगा? 20 कोशिका लाना होगा। तो केवल विभाजन करके 20 कोशिका ही बनेगी। इसी क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श संदमन। लेकिन ये स्पर्श संदमन तब तक बना रहेगा किसी कोशिका में जब तक उसके अंदर क्या मिलेगा? प्रोटोऑनकोजीन। लेकिन जैसे ही सक्रिय होकर क्या बन जाएगा? ऑनकोजीन। अब इस कोशिका के अंदर से एक क्षमता क्या हो जाएगी बच्चा? खत्म, जिसको कहते हैं हम लोग स्पर्श संदमन, कांटेक्ट इनहिबिशन। अब क्षमता खत्म। जब तक क्षमता थी तब तक क्या करता था? लिमिटेड डिवीजन करता था।
जितनी आवश्यकता थी उतना ही डिवीजन करता था, उतना ही विभाजन करता था ये कोशिका, लेकिन अब इसके अंदर से क्षमता खत्म हो गई है। अभी दे दनादन क्या करता रहेगा, विभाजन करता रहेगा, कोई इसकी निश्चितता नहीं होगी, जिस कारण से यहाँ कोशिका की संख्या बढ़ती रहेगी लगातार। और आपको पता है ये बात पहले से कि किसी भी भाग में, किसी जीव के किसी अंग में यदि कोशिका का अनिश्चित रूप से विभाजन होने लगे, लगातार विभाजन होने लगे, ये स्थिति क्या कहलाती है बच्चा? ट्यूमर कहलाती है। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आबुर्द या अर्बुद। ठीक है, चलो ये स्थिति समझ में आई। तो ये आबुर्द बना रहा है या ट्यूमर बना रहा है तंबाकू की जड़ की कोशिका में। कौन? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, हम पे देखो ध्यान से पहले केवल मेलवाडिगाइन को समझ लिया अगर आपने कि मेलवाडिगाइन का जो कोशिका है उसके अंदर उसका डीएनए है, उसके डीएनए में मिल रहे हैं कुछ खास किस्म के जीन, वो बना रहे हैं खास किस्म के प्रोटीन, और ये प्रोटीन इस तंबाकू के पौधे के जड़ की कोशिका के लिए कैसा है? एक कारक के जैसा है। कौन सा कारक? कार्सिनोजन। जैसे ही प्रोटीन जाएगा इस कोशिका के पास, इस कोशिका की क्या हो जाएगी? प्रोटोऑन्कोजिन सक्रिय हो जाएगी, और सक्रिय हो गई तो ये कोशिका भूल जाएगी कि इसके पास कोई क्षमता थी निश्चित विभाजन की। अब ये अनिश्चित विभाजन करेगा, यानी कि लिमिटेड से हट गया, और ये क्या करेगा? अनलिमिटेड डिवीजन करेगा। अब बिना मतलब के विभाजन करता जाएगा। यहां पर कोशिका की संख्या बढ़ती जाएगी। अब खुद से बाबू जरा सोच के देखो कि आपके शरीर में 1000 कोशिका है, ठीक है? अब 1000 कोशिका है तो 1000 कोशिका के लिए क्या बन रहा है? भोजन पानी बन रहा है, ठीक है? अब अगर इसी हाथ की बात कर ले कि यहाँ पर 1000 कोशिका है तो 1000 कोशिका के लिए क्या आ रहा है? भोजन पानी आ रहा है यहाँ हाथ के पास। अब लगातार यहाँ पर कोशिका विभाजन अनिश्चित रूप से होने लगे, तब 1000 कोशिका, आपको पता ना ट्यूमर की कोशिका कितनी तेजी से विभाजन करती है ना? नॉर्मल कोशिका को विभाजन करने में 24 घंटा लगता है, जबकि ट्यूमर की कोशिका कितनी खतरनाक हो सकती है, वो 1 मिनट में विभाजन कर सकती है ना? अब सोचो कि 1000 कोशिका, अगले मिनट में 2000, अगले मिनट में 2 दूनी के 4, और अगले मिनट में 8, तो कितना तेजी से संख्या बढ़ेगा। और कोशिका की संख्या बढ़ रही है बाबू, तो भोजनीय पदार्थ की मात्रा भी बढ़नी चाहिए ना? लेकिन भोजनीय पदार्थ की मात्रा कहां से बढ़ेगी भाई? शरीर तो क्या उसका सीमित है ना, तो भोजनीय पदार्थ की मात्रा कम होने लगेगी, यहाँ पे कोशिका की संख्या ज्यादा बढ़ने लगेगी। अब यहाँ की जो संख्या बढ़ी है कोशिका की, वो क्या करेगी कि आसपास की कोशिका के भोजन को छीनना चालू करेगी, जिस कारण से आसपास की कोशिकाएं मरने लगेंगी। अब धीरे धीरे जब आसपास की कोशिकाएं मरने लगेंगी तो ये पूरा का पूरा जो पादप है वो क्या हो जाएगा बच्चा? मृत हो जाएगा। और इसी बीच में उपस्थित है, कौन उपस्थित है? ये आपका मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया इन्हीं की कोशिका में रह रहा है, परजीवी की तरह रह रहा है, भोजन पानी प्राप्त कर रहा है। ये भी एक्स्ट्रा जो भोजन ले रहा है, ठीक है? साथ साथ यहाँ पे कोशिका की जो संख्या बढ़ी है उसको तो एक्स्ट्रा भोजन चाहिए ही चाहिए। अब बेचारा ये पादप कहां से इतना भोजन ला करके देगा? अंत में क्या कर देगा? सरेंडर। भैया चलते हैं, जय हिंद जय भारत, अब हमसे ना हो पाएगा। बात समझे? अभी पादप चल बसा। अब चल बसा, इसके पीछे का कारण क्या है? 2, सबसे पहला इसके जड़ में बढ़ी हुई कोशिका की संख्या, बढ़ी हुई कोशिका की संख्या क्या करी है? ज्यादा से ज्यादा इसका पोषण ले रही है। और दूसरा चीज कि इसी कोशिका में उपस्थित है कौन? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया, परजीवी की तरह रह रहा है, ये भी पोषण चुरा रहा है। कुल मिला जुला कर इस पौधे में पोषण की क्या हो जाएगी? मात्रा कम हो जाएगी, और धीरे धीरे ये पादप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पूरी कहानी समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? मिटा दे? नहीं सर, तो लिखो ना जल्दी। मिटाएं? चलिए, अब तक जो हमें डेटा मिला, आवाज बंद, सुनिए ध्यान से। अब तक हमें जो सूचना मिला, क्या मिला कि भाई ये एक पादप, इसकी पादप की जड़ों में घुस गया कौन? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया, ठीक है? और उस जब वो गया है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो इसकी जड़ की कोशिका है, इसकी कोशिका में कहीं ना कहीं क्या है? इसका डीएनए, और इसके डीएनए में मिल रहा था प्रोटोऑन्कोजीन। उस प्रोटोऑन्कोजीन को अपने प्रोटीन के द्वारा क्या कर दिया? उसने सक्रिय कर दिया, ठीक है? अभी तक सब कुछ सामान्य स्थिति में था, लेकिन जैसे ही इसके बाजू में आ गया कौन? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया, इसकी कोशिका में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करते ही मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया के अंदर क्या बना है? एक प्रोटीन बना है, और ये प्रोटीन इसके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी प्रोटीन की वजह से इस जड़ की जो कोशिका है, उस जड़ की कोशिका में क्या हो गया कि प्रोटोऑन्कोजिन सक्रिय हो गया। अब सक्रिय हो गया तो क्या करेगा? भूल जाएगा कि मुझे निश्चित विभाजन करना है, बस लगातार विभाजन करता जा रहा है।
है ना। तो इसी स्थिति को हमने क्या बोल दिया था बाबू, ट्यूमर। अब हमें क्या करना है, इस पादप को बचाना है। तो अब देखो बचाना है, कैसे बचाएंगे, तो सीधा सीधा अगर मैं एक बात कहूं यहां पर, अगर मैं इस प्रोटीन को इस कोशिका तक न जाने दूं, बात समझ में आई, समस्या कौन कर रहा है, ये प्रोटीन जा रहा है, तभी तो इसके अंदर क्या बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है। या फिर ऐसा कहो कि ये प्रोटीन के जाते ही इसका जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो बदल जा रहा है किसमें, ऑन्कोजीन में। अगर मैं इस प्रोटीन को इस कोशिका में जाने से रोक लूं तो क्या इसका प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन होगा क्या, नहीं। जब प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन नहीं होगा तो क्या इसके अंदर अनिश्चित विभाजन होगा क्या, नहीं होगा। जब अनिश्चित विभाजन नहीं होगा तो ट्यूमर भी। कुल मिला जुला कर हमको किसको रोकना है बाबू, इस प्रोटीन को इस कोशिका में पहुंचने से रोकना है। मेलवा डिगाइन के जाने से कौन समस्या है, असल समस्या उसके प्रोटीन से है ना। जैसे आपको ना टीवी में एक निकोटेक्स का प्रचार आता होगा, ठीक है, निकोटेक्स। जो लोग तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं उनकी लत लग जाती है किसकी, निकोटीन की, ठीक है। और वो निकोटीन हमारे लिए जाकर के क्या होता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। अब उसको छोड़ना है, तो छोड़ने के लिए मार्केट में ना कुछ च्युइंगम्स मिलते हैं या कुछ टॉफियां मिलती हैं निकोटेक्स के नाम से। आप उसको खाओगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप निकोटीन ले रहे हो, जबकि आप निकोटीन ले नहीं रहे हो। वो धीरे धीरे आपकी लत को क्या करता है, खत्म करता है। बात समझे, हम ले जरूर रहे हैं निकोटीन के जैसा, लेकिन वो निकोटीन के जैसा हमारे अंदर काम नहीं कर रहे, यानी कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। नुकसान कौन पहुंचा रहा था, जो हम असल में निकोटीन ले रहे थे वो। उसी तरीके से यहाँ पे नुकसान कौन पहुंचा रहा है, मेलवा डिगाइन इनकॉग्निसिया का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है बच्चा, उसके अंदर बने प्रोटीन का। वो यदि प्रोटीन पहुंचेगा तबे यहाँ पर प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन होगा, ना पहुंचेगा ना ऑन होगा। सिंपल सा लॉजिक। अब हमें एक बात समझनी है, क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में चले। आइए देखते किन किन लोगों को सब कुछ याद है। देखिए ये हमारे पास है डीएनए। हाँ यस सर, अभी तनिके रुको, ठीक है। अब ये डीएनए एक प्रक्रिया करता है जिस प्रक्रिया का नाम है अनुलेखन। अब जो लोग नहीं जानते ध्यान से इसको उतार लीजिएगा, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से बनता है बच्चा आरएनए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए से आरएनए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन जब ये डीएनए की बात करें तो डीएनए में कितने धागे हैं, 2। एक को 3' दूसरे को 5', फिर इधर 5' 3', ठीक है। अब जब ये डीएनए का दोनों धागा खुलेगा, ये देखो 5' 3' 3' 5', ठीक है। एकदम शांत रहिएगा। अब मेरे ख्याल से जब डीएनए का दोनों धागा खुल जाता है तो एक धागे को मैं नाम देना चाहूंगा, ये 3' 5' हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, यहाँ कोई काम नहीं है। एक धागे को नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पे टेम्पलेट रज्जू, ठीक है। दूसरे को नाम दे रहा हूं कूट लेखन रज्जू, है ना। ऐसा ही होता है प्रोसेस। अब देखो अनुलेखन लिख दिया मतलब कि डीएनए से आरएनए बना दिया आपने डायरेक्टली, लेकिन उस बीच में क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए का दोनों धागा जो है वो खुल करके दोनों धागे अलग हो जाते हैं। एक धागे को कहते हैं टेम्पलेट रज्जू, दूसरे धागों को कहते हैं क्या, कूट लेखन रज्जू। अब क्या होता है कि इनमें से किसी एक पर क्या बनता है, एमआरएनए, है ना। या फिर एमआरएनए ना कहें हम तो क्या बनता है, आरएनए का धागा बनता है। फिर वो अलग होता है, क्या कहलाता है, एचएनआरएनए। फिर उस एचएनआरएनए में क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। उनको हटाते हैं, किसको हटाते हैं, इंट्रॉन्स को हटाते हैं, केवल एक्सॉन को लेते हैं। एक्सॉन में क्योंकि डेटा होता है ना, तब जाकर के वो कहलाता है हमारा क्या, एमआरएनए, ठीक है, याद है। अब सवाल ये कि किस पर बनेगा एमआरएनए, टेम्पलेट रज्जू पर या कूट लेखन। सवाल सुनना पहले, फट से कूद मत जाना, ठीक है। सवाल क्या है कि एमआरएनए किस रज्जू पर बनेगा,
टेम्पलेट रज्जु पर बनेगा या कूट लेखन रज्जु पर बनेगा। और यदि आपने कहा कि सर टेम्पलेट रज्जु पर बन रहा है तो क्यों, और यदि कहा कूट लेखन रज्जु पर बन रहा है तो क्यों? कोई एक्सप्लेनेशन हमसे उम्मीद मत करिएगा। सर सुनिए, आप उसको कूट लेखन में सुनिए कि ऐसा काम नहीं होता कि एक नॉन टेम्पलेट रज्जु खाएगा। अरे बच्चा वही है टेम्पलेट है, इसको कह दो नॉन टेम्पलेट। बुड़बा कहीं की, इसको क्या है, टेम्पलेट है ना, लो भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड इंग्लिश में कह देते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। लो अब आ गई तुम्हारी बात, शुरू हो जाओ। शुरू तो हम करेंगे ही, लेकिन बड़ा उम्मीद रखते हैं आप लोगों से, और उम्मीद पे पूरा बल्टी भर पानी डाल देते हो आप लोग। चले देखिए, जिनके दिमाग से उड़ गया है या जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, समझिएगा। समझाना जब था उस समय बहुत ब्रॉड लेवल पे समझाया था, इस बार बहुत थोड़े से स्तर पे समझा रहे हैं, शॉर्टकट में। ठीक है, समझिए क्या होता है बाबू कि हमने कहा अनुलेखन, अनुलेखन कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अनुलेखन में हम सीधा कह देते हैं कि सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, यानी कि डीएनए का ये 2 धागा है और इसी से क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली सुनने में ही तो ये लगता होगा कि डीएनए का ये 2 धागा है, इसमें से दोनों धागे क्या हो जाएंगे, पहले अलग अलग हो जाएंगे, इसमें से एक धागा ही क्या कहलाएगा, एमआरएनए या आरएनए कहलाएगा। बच्चा ये सरासर 110% गलत है। समझे, डीएनए का धागा खुलकर आरएनए नहीं बनता है, डीएनए के धागे पर नया एक धागा आता है, वो क्या कहलाता है, आरएनए कहलाता है। अब वो प्रक्रिया कैसे होती है उसको जरा समझना। कोई टेम्पलेट नहीं, कोई आपका कूट लेखन नहीं, कोई सेंस, कोई नॉनसेंस नहीं, कोई टेम्पलेट और कोई नॉन टेम्पलेट नहीं, बस सीधा सीधा कि डीएनए का ये दोनों धागा है, इसके बीच में मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, कौन तोड़ा भूल जाओ। ठीक है, टूट गया दोनों धागा, ये दोनों के दोनों धागे क्या हो गए बच्चे, अलग हो गए। चल ये दोनों धागे हमारे पास अलग हो गए डीएनए के। ठीक है, अब इसमें से किसी एक धागे पर क्या बनता है, नया धागा। ठीक है, अब कैसे बनता है वो प्रक्रिया भी छोड़ो, सीधा सीधा कि किसी एक धागे पर क्या बन रहा है, एक नया धागा बन रहा है, और जिस धागे पर ये नया धागा बनता है इसी को कहते हैं क्या हम लोग, टेम्पलेट रज्जु। बात पल्ले पड़ी। अब सवाल आपका जो था कि सर दूसरे वाले पे क्यों नहीं बन रहा, तो हमारा सीधा सा एक ही नोट पॉइंट याद रखिए कि जिस धागे पर नया धागा बनता है वही धागा क्या कहलाता है, टेम्पलेट रज्जु कहलाता है। ठीक है, अब सवाल कि सर इस बाजू में बन सकता है क्या, चांसेस तो बनते हैं बनने के, और यदि बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, वो सीन भी यदि हम समझना चाहें तो सोचो कि ये दोनों पहले एक साथ थे ना ऐसे। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि यहां एडेनिन हुआ है तो यहां पर क्या होगा, पहले थाइमिन होगा, यहां पे ग्वानिन है तो ये क्या होगा, साइटोसिन होगा। चलो ये ग्वानिन, ये साइटोसिन। ठीक है, अब इस पर आ रहा है एक नया धागा, लो आ गया नया धागा, तो नया धागा आया तो एडेनिन के सामने क्या आया होगा, थाइमिन। पक्का यूरासिल आया होगा बच्चा, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल आ गया। ठीक है, अब ये ग्वानिन है तो ग्वानिन के सामने क्या आया होगा, साइटोसिन। इसी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई होगी। ठीक है, और जिस पर ये प्रक्रिया हुई होगी उसी धागे को क्या कहते हैं हम लोग, टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि सर इस पर भी बन रहा है तो क्या समस्या होगी, तनिक देखो तो ये क्या है, यहां क्या बनेगा, ये क्या है, साइटोसिन, यहां क्या बनेगा, सर इधर तो बन रहा है ना, आई दोनों जो बनेगा ना, ये प्रक्रिया किसकी है, अनुलेखन की। अनुलेखन प्रक्रिया होने के बाद ये धागे वापस इनसे अलग हो जाते हैं, यानी कि ये धागा गायब, ये धागा भी गायब। अब समस्या क्या कि एडेनिन के सामने क्या मिल रहा है, यूरासिल का, ये बॉन्ड बना लेगा क्या है, साइटोसिन के सामने क्या मिल रहा है, ग्वानिन, ये भी बॉन्ड बना लेगा क्या। हाँ भाई साहब, बॉन्ड बन गया। तो हम चले थे क्या बनाने के लिए, आरएनए, और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एकल रज्जु की। यहां तो कैसा आरएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड। अब डबल स्टैंडर्ड बनने से भी कोई समस्या नहीं है, अब दोनों को समझते हैं। ये रहा एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए,
और ये रहा एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस कि ये एक धागा से बना है और एगो दो गो धागा से बना है, ठीक है। अब दूसरी बात कि हमने जो आरएनए बनाया वो क्यों बनाया? क्योंकि हमें आरएनए बनाने के बाद क्या करना है? अनुवादन। और अनुवादन प्रक्रिया के दौरान क्या बनाते हैं हम लोग? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को भी फटाफट थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे बनता है। तो बात आती है किसकी? राइबोसोम की। ये रहा एक राइबोसोम, छोटी इकाई और बड़ी इकाई। तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि यहां पर आते हैं कौन? एमआरएनए, यानी कि वही आरएनए जो हमने बनाया। तो ये कैसा है बच्चा? देखो तो सिंगल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे कौन आ रहा था? टीआरएनए। अब इस पर क्या मिल रहे थे? कोडॉन, इस पर एंटीकोडॉन, ठीक है। अब इनका डेटा मैच करता है तब निकलता है एक अमीनो अम्ल। कब निकलेगा? जब सिंगल स्टैंडर्ड होगा तब। ऐसे जब डबल हो जाएगा, कोई सूचना किसी से मैच नहीं करेगा, अमीनो अम्ल नहीं बनेगा, सीधा साधा की प्रोटीन नहीं बनेगा। कब? कि जब आरएनए क्या हुआ? डबल स्टैंडर्ड हुआ तब। जब आरएनए क्या रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, तब क्या होगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है। कुल मिला जुला के माथा चकरिया रहा है किन किन लोगों का? सब एकदम परफेक्ट हो? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता है, क्या बनता है बाबू? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। वो होता क्या है कि ये जो कूट लेखन रज्जु हम जो नाम दिए हैं ना, इस वजह से नाम नहीं दिए कि इसी पर बन रहा है, ठीक है। देखो सुनना ध्यान से, अरे ठहरो, पहले पूरा बात सुनना चाहिए, तनिक तुरंत बेचैन हो जाते हो। अरे तनिक ठहरो, पूरा बात मेरा तो सुनो, एकदम बौखला जाते हो एकदम। सुनो, हमने क्या बोला कि इस पर रज्जु बनेगा, इस कारण से तो गबड़ा देते हो, पूरा फ्लो तोड़ देते हो हमारा। सुनो क्या बोला कि इसको टेम्पलेट रज्जु हमने इसलिए नहीं बोला कि इस पर बन रहा है, इसी जिस पर बनेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? टेम्पलेट रज्जु। दोनों में देखो बातें अलग अलग है। हमने किसी को ऐसे ही टेम्पलेट रज्जु नहीं कह देना है, अगर उस पर बनेगा तब क्या कहेंगे? टेम्पलेट रज्जु। अब सोचो कि बाबू ये दोनों धागा हमारे पास है, कौन इसमें टेम्पलेट होगा, कौन इसमें नॉन टेम्पलेट होगा, ये पहचान करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम देख के नहीं बता सकते कि ये नॉन टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट है। देख के कब बता सकते हैं? कि जब इस पर एक नया धागा बन जाए, तो बन गया तब हम क्या कहेंगे इसको कि सर ये क्या है? टेम्पलेट रज्जु है। बात पल्ले पड़ी? हम अपने से नहीं कह पाएंगे कि ये टेम्पलेट रज्जु। हाँ, इस पर यदि आरएनए बन रहा है तब क्या कहेंगे कि ये क्या है? टेम्पलेट रज्जु है। अब क्या साहब ऐसा है कि इसके बाजू में आएगा एक नया धागा, ठीक है, वापस बनेगी इसकी बॉन्डिंग, फिर ये बॉन्डिंग टूटेगी, ठीक है। और ये रेड वाला जो होगा इसको हम आगे चल के क्या कहते हैं? एमआरएनए, संदेश वाहक आरएनए। हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में संदेश वाहक आरएनए, इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए के पास सूचना है, जानकारी है अमीनो अम्ल के बनाने की, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एमआरएनए अपना सूचना देता जाएगा, अमीनो अम्ल बनता जाएगा, अमीनो अम्ल जुड़ता भी जाएगा, ये अमीनो अम्ल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और ये क्या होता जा रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता जा रहा है। ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये भी, ऐसे करते करते क्या हो गया? ये जुड़ गया। अब मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। और आपको कल भी ये बात बताई थी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही आगे चल के क्या कहलाती है बच्चा? प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। तो ये अमीनो अम्ल जो बने हैं डॉट डॉट, ये कौन है? अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है। और इस अमीनो अम्ल की बनाने की जानकारी किसके पास है? एमआरएनए के पास। एमआरएनए किस पर बनता है? टेम्पलेट रज्जु पर बनता है। चलो ठीक है। अब एमआरएनए में क्या मिल रहा है? सूचना मिल रही है। कौन सी प्रक्रिया से बन रहा है? अनुलेखन की प्रक्रिया से। बात पल्ले पड़ी? अब देखो क्या करने वाले हैं, मिटा दे इसको ना। अब यही प्रक्रिया किसके अंदर चल रही होगी? क्या हुआ? तंबाकू के पौधे के अंदर तो छोड़ो, किसके अंदर? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया के अंदर चल रहा होगा। ये लो गोल मटोल सा है, कौन? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया, ठीक है। इसके पास मिल रही हैं इसकी कोशिकाएं, ठीक है। इनमें से एक कोशिका को मैं बाहर निकाल लूं, तो ये उसकी कोशिका, उसके अंदर मिल रहा है उस मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का डीएनए मिल रहा है।
ठीक है। अब ये क्या करता है कि बाबू जैसे ही ये मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया कहां पहुंच जाता है आपके तंबाकू के पौधे में, तो तंबाकू के पौधे के जड़ में जाकर के उसकी कोशिका में घुस जाता है और उसकी कोशिका में घुस करके ये डीएनए, अब ये कोशिका का डीएनए निकल गया और किस में पहुंच जाएगा, उस तंबाकू के पौधे की कोशिका। ठीक है, अब ये तंबाकू के पौधे की कोशिका में घुस गया इसका डीएनए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, रेड वाले से दिखा देता हूं किसका, ये इस कोशिका का डीएनए, और कौन है ये कोशिका, तंबाकू के पौधे का। ठीक है, अब ये डीएनए किसका हो गया, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का। ये डीएनए है मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का। ठीक है, ये रेड वाले को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, बस इतना याद रखना कि इसमें है। ठीक है, इधर साइड में कहीं दिखा देते थोड़ा सा, ये ठीक है, ये इसका डीएनए। अब देखो मैं इसमें बात कर रहा हूं, ये किसका है बच्चा, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का डीएनए। अब ये भी क्या करेगा, अनुलेखन करेगा। अब अनुलेखन करेगा तो क्या होगा, पीछे बात कर रहे हैं क्या बच्चा, किसी की तो आवाज आ रही है। क्रिटिकल टॉपिक है, अगर मैं मुड़ा पकड़े गए तो बच्चा बता दे रहे, फिर अच्छा बात ना होगा, इसलिए ध्यान से सुनो। ये डीएनए क्या करेगा, ये अनुलेखन करेगा तो इसका डीएनए का क्या हो जाएगा, दो टुकड़ा हो जाएगा, दो हिस्से हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, टेम्पलेट होगा, कोई एक क्या होगा, नॉन टेम्पलेट होगा। जिस पर इसका एमआरएनए बनेगा वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट। मान लो कि ये बना। ठीक है, अब बाकी इनका भी काम खत्म हो जाएगा, आगे चल के इनका भी काम खत्म। ये क्या बन गया बाबू, एमआरएनए बन गया, एमआरएनए। ठीक है, अब का तो ये एमआरएनए आगे चल के क्या बना देगा, प्रोटीन। अब बाबू अगर ये प्रोटीन बन गया तो ये प्रोटीन जाके क्या करेगा, इसको कहेगा भाई देख तुम्हारे पास क्या है, एगो प्रोटो नाम का जीन है कोनो, हम इसको बदल देंगे किसमें, ऑन्कोजीन में। और जैसा ही ये काम हो गया तो तुरंत ही कोशिका सनक जाएगा कि नहीं सनक जाएगा। यही कहानी है। हमें क्या करना है बाबू, हई खाली प्रोटीन बनने से रोकना है। अब रोकेंगे कैसे, तो उस प्रक्रिया का नाम है आरएनए इंटरफेज। इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग आरएनए अंतरक्षेप। स्पेलिंग का मिस्टेक हो तो छोड़ दीजिएगा, स्पेलिंग पे ना जाइएगा, सीधा सीधा टॉपिक पे आइए। टेंशन नहीं लो, जितना बार नहीं समझ में आएगा उतनी बार समझाएंगे, बशर्ते समझना हो बढ़िया से। तो चलिए, अब इसी को क्या करना बाबू, हमको रोकना है। चलो कैसे रोकते हैं आगे देखते हैं। यहां पे बना हुआ है हमारा एमआरएनए। अब एमआरएनए पे बाबू कुछ कोडिंग होगा क्या, ठीक है। अब जरा जैसे कोडिंग की एक बात कर लेते हैं हम लोग, कोई एक कोडिंग, ठीक है, ऐसे नॉर्मल सा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और एक और बता देते हैं थाइमिन। ठीक है, ये एक एमआरएनए का क्या मिल रहा है, कोड मिल रहा है। झट से बंद करो ना, ये साउंड बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, सॉरी, यूरासिल बच्चा, यूरासिल एमआरएनए ना, यूरासिल हो। ठीक है, ये कोड कुछ मिल रहे हैं इस पर। ठीक है, अब अगर ई क्या कर दिया, अनुवादन, जैसे यहाँ पे एमआरएनए बना, ठीक है, और अगर इसने क्या कर दिया, एक प्रक्रिया जिसका नाम है अनुवादन, ठीक है, तब क्या बन जाएगा, प्रोटीन। और यदि अनुवादन नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगा। और हमने क्या बोला कि हम एक प्रक्रिया करेंगे, उस प्रक्रिया में इसको रोक देंगे, और इस प्रक्रिया का नाम है आरएनए अंतरक्षेप, यानी कि हम हस्तक्षेप करेंगे किसके काम में, आरएनए के काम में। अब हमारे पास जो ये आरएनए है, ये बच्चा आरएनए कौन सा काम करने जा रहा है, अनुवादन। चूंकि आरएनए तो एक ही काम करेगा, जाकर के क्या करेगा, अनुवादन, और क्या बना देगा, प्रोटीन। हम इस आरएनए के काम को रोकेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अपने लेबोरेटरी में, सुनना, अपने लेबोरेटरी में उस समय के लिए मान लो सभी वैज्ञानिक हो, हालांकि हो नहीं उस लायक, कई बार कहते हैं, गलती से भी ना सोचिए कि है आप उस लायक, लेकिन लेट अस अज्यूम दैट, होता है ना कि मान लिया कि, बस वही बात है कि मान लिया कि कुछ समय के लिए आप, अरे बस मान लिया कि आप सभी लोग वैज्ञानिक हो और आपने क्या किया है कि खुद का एक आरएनए तैयार करके रखा है।
खुद से आपने कुछ आरएनए के टुकड़े तैयार कर रखे हैं, ठीक है, और आपके आरएनए के टुकड़े का कोडिंग है। जैसे सपोज एडेनिन, आपने इस आरएनए के टुकड़े को लाया, इस कोशिका में डाल दिया, समझने का प्रयास करिएगा। अब आपका जो आरएनए का कोडिंग है, एडेनिन के सामने क्या आना चाहिए, थायमिन, यूरासिल, ठीक है, आपके पास आरएनए, चलो यूरासिल, फिर ये साइटोसिन, ग्वानिन, फिर एडेनिन, फिर यूरासिल, साइटोसिन, साइटोसिन हो गया, इसके बाद फिर ग्वानिन, फिर एडेनिन, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपने ये बाहर से डाला है, ठीक है, अब बाहर से डाला तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए का, ठीक है। अब पूरक हो गए तो इनके बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी, ये जुड़ गए। अब पहले से बना था इस जीवाणु के अंदर, सॉरी जीवाणु क्या बोला, इसे कृमि के अंदर, इस कोशिका के अंदर कृमि ने क्या बनाया था, mRNA। ये mRNA कैसा बना था, सिंगल स्टैंडर्ड, और हमने उसी समय अपना भी सिंगल स्टैंडर्ड एगो आरएनए क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। और वो ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था कि जो बने हुए mRNA का पूरक है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पूरक आरएनए, या इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। हमने डाल दिया, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इस मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया के द्वारा बनाए हुए mRNA के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और अभी अभी कुछ देर पहले बताया था बच्चा कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी गलती से प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अभी आगे प्रोटीन बना पाएगा क्या, सिंगल रहेगा तो बनाएगा प्रोटीन, डबल रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और जब डबल हो गया, प्रोटीन नहीं बना पाया, तो अब बताओ कि क्या इस तंबाकू की कोशिका को कोई समस्या होगी? अब क्या इसका प्रोटोऑन्कोजिन गलती से भी ऑन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यही तो कहानी है। लेकिन सर, किसने कहा लेकिन सर, बताइए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब ये बात भी हम आपको बता रहे हैं, हमने प्रक्रिया समझाई है कि ऐसा ही होता, अगर ऐसा हो जाए तो क्या वो काम रुक जाएगा क्या? हाँ या ना में बात करें, ठीक है। कि अगर हमने ऐसा कर दिया, हमने क्या कर दिया कि भाई जो mRNA बना है, इस mRNA के साथ हमने क्या कर दिया, अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल दिया, एक अपना पूरक आरएनए डाल दिया। और ये पूरक आरएनए यदि इस बने हुए mRNA के साथ जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए आगे चल के प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। अब प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो इस तंबाकू की कोशिका में गलती से भी प्रोटोऑन्कोजिन ऑन नहीं होगा। अब प्रोटोऑन्कोजिन ऑन नहीं होगा तो इसकी कोशिका सनकेगी नहीं, सनकेगी नहीं मतलब कि अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं करेगी, और अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं करेगी तो इस कोशिका में ट्यूमर। कुल मिला जुला के हमने तंबाकू के पादप को बचाया कि नहीं बचाया? यदि ऐसा करेंगे तो बच जाएगा। अब सवाल आएगा कैसे करें, है ना। हमें इतना जाना है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो तंबाकू का पौधा हमारा क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। अब कैसे करेंगे वो बात अपने ऊपर लेके जरा समझो कि मान लिया जाए कि हम हैं वो तंबाकू के पौधे, ठीक है। हालांकि तंबाकू के पौधे की कहानी समझ में आ गई। अब मान लिया जाए कि ये मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया आ रहा है हमारे अंदर, ठीक है, और आने के बाद उसका जब डीएनए जो हमारे अंदर, सुनना ध्यान से कि मैं एक जीव हूं, चलो इंसान ही अपने आप को कह देता हूं, और ये मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया जैसे ही मेरे अंदर आता है वो अपने डीएनए को मेरे अंदर छोड़ देता है। मेरा डीएनए मेरे अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब क्या मिलने लगा, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का भी डीएनए मेरे अंदर मिलने लगा। अब क्या होगा कि मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का जो डीएनए है वो क्या करेगा, मेरे अंदर अनुलेखन करेगा। तो क्या बना लेगा बच्चा, वो mRNA। और यदि उसके mRNA ने मेरे अंदर क्या कर दिया, अनुवादन, तो क्या बना लेगा, और ये प्रोटीन मेरे अंदर कैसा काम करेगा, कार्सिनोजन के जैसा काम करेगा। और यदि मेरे अंदर कार्सिनोजन के जैसा काम करेगा तो क्या मेरे अंदर, मेरे डीएनए में उपस्थित मेरा प्रोटोऑन्कोजिन ऑन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और यदि मेरे अंदर ऑन हो गया तो क्या मेरे अंदर की कोशिका ये नहीं भूल जाएगी कि उसके पास कोई स्पर्श संदमन नाम की भी क्षमता थी? और यदि मेरी कोशिका भूल गई बच्चा, तो क्या अनिश्चित रूप से विभाजन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये कहानी है। ऐसा हम क्या करेंगे कि मैं अपने अंदर, अपनी कोशिका के अंदर पहले से ही क्या करूंगा, पूरक आरएनए डाल के रखा हूं, है ना। मैंने क्या किया है कि मैं जब छोटा था या जब मेरी कोशिका बन रही थी, कब, जब मैं फैलोपियन नलिका में रहा, जब मैं युग्मनज की स्थिति में रहा, उसी समय क्या कर दिया गया, बायोटेक की सहायता से मुझे डर था, या फिर मनुष्यों को डर है किससे, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया से। मान लिया जाए कि ये रोग फैला रहा है मनुष्यों में, तो डर पहले से है, तो हम क्या करेंगे, डर पहले से है तो
क्या कर देंगे, पूरक आरएनए को डाल देंगे। बचपन में क्या टीका लगाया जाता है क्या हमको? क्यों टीका लगाया जाता है? ये कहानी समझाए हैं क्या आप लोगों को? आपके अंदर प्रतिजैविक उत्पन्न करना था, है ना, वायरस से लड़ना था, तो आपको वायरस ही दे के क्या बनाया गया था, आपके अंदर प्रतिजैविक। तो वही कहानी हम बचपन में कर देंगे कि बचपन में जब अभी हम जन्म लिए हैं, हमारे अंदर क्या डाल दिया गया है बच्चा, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल दिए गए। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर सनक गए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लाएंगे कहां से और सेम टू सेम कोड मिलेगा कहां से? ये भी बात आएगा, तनिक ठहर जाओ। सीधा सीधा क्या बोला कि हमने अपने शरीर में पहले ही डाल दिया है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बचपने से मेरे अंदर पड़ा हुआ है, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे अंदर आरएनए घूम रहा है, और वो आरएनए कौन है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि पूरक होगा। अब किसके लिए पूरक होगा, तो मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का जो आरएनए होगा उसके लिए क्या होगा, पूरक होगा। मेरे पूरे शरीर में, मेरे पूरी कोशिका में क्या मिल रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये इंतजार में है, किसके इंतजार में, इतनी कि कोई आए अपना mRNA बनाए तो मैं सीधा उसके साथ क्या करूंगा, जुड़ जाऊंगा। ठीक है, बचपन से लेकर के आज तक मेरे अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए घूम रहा है, और आज गलती से मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया मेरे अंदर प्रवेश कर गया। कोई बात नहीं है भाई, प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, अनुलेखन करेगा, अनुलेखन करके क्या बनाएगा, mRNA। ये रहा मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का mRNA। अब पहले से मेरे पास क्या पड़ा है, मेरा खुद का पूरक, तुरंत जाएगा इसके साथ, बना दिया क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसको तनिको समय नहीं देगा क्या करने का, अनुवादन करने का। आज बच्चा जब अनुवादन ही नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो मेरे अंदर का प्रोटोऑन्कोजिन ऑन नहीं होगा, और यदि ऑन नहीं हुआ तो मेरे अंदर स्पर्श संदमन की क्षमता मेरी कोशिका की खत्म नहीं होगी, और यदि खत्म नहीं होगी तो मेरी कोशिका अनिश्चित रूप से विभाजन। बात समझे? अब यही कहानी रिपीट करो तंबाकू की कोशिका पर। क्या तंबाकू की कोशिका किसी दिन तो जन्म लिया होगा ना, किसी दिन तो एक कोशिका के रूप में होगा ना। ये जिस दिन ये कोशिका के रूप में है, हमने क्या कर दिया, इसे कोशिका के डीएनए के साथ ही छोड़ दिया क्या, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमने इसके अंदर पहले से डाल रखा है। धीरे धीरे ये कोशिका क्या हुआ, हमने बड़ा किया। अब इसके लिए संवर्धन माध्यम भी कोई चीज होती है ना, तो संवर्धन माध्यम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे हमने एक कोशिका लिया, धीरे धीरे ये कोशिका को क्या कर दिया, हमने बीज के रूप में लिया। ये बीज से धीरे धीरे क्या बन गया बच्चा, हमारा तंबाकू का पादप बन गया। अब कोई बात नहीं है, देखो जरा, तंबाकू का पादप बन गया, ये उसकी जड़ें हो गई। ठीक है, और इस तंबाकू के पादप में इसकी प्रत्येक कोशिका में, जैसे ये जड़ की कोशिका मान लो, तो इसकी प्रत्येक कोशिका में क्या मिल रहा है बाबू, हमारे द्वारा डाला गया आरएनए पहले से ही घूम रहा है इसके अंदर, और ये भी इंतजार में बैठा है कि कोई तो आओ अपना आरएनए लेकर के। ठीक है, इसके अंदर इसकी प्रत्येक कोशिका में, केवल जड़ की कोशिका में ही नहीं, इसके शरीर में मिलने वाली प्रत्येक कोशिका में मेरे द्वारा डाला गया यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पूरक आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिल रहा होगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया तो पहुंचा ही नहीं इसके पास। अब क्या हो गया कि घूमते फिरते आ गया कौन, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया आएगा तो भैया ही तो जाएगा भोजन पानी लेने के लिए। कहां जाएगा, इसकी जड़ में कहां जाएगा, इसकी कोशिका में प्रवेश कर गया कौन, इसका डीएनए। किसका डीएनए, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निसिया का डीएनए यहाँ पे पहुंच गया। और जाते के साथ तुरंत तनी मनी भोजन करेगा, अब भोजन करके क्या करेगा, अनुलेखन करके क्या बनाएगा, mRNA। अब तुरंत सोचेगा प्रोटीन बनाए, पहले तुरंत हमारा वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पकड़ के क्या बना देगा, उसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ना रहेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ना बनेगा प्रोटीन, और ना बनेगा प्रोटीन तो कहानी कई बार रिपीट कर चुके हैं। हो, बड़ी भारी भरकम चीज खत्म की है ना। कितने लोगों को पल्ले अभी तक ना पड़ा, समझ में तो आया सर, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कल भूल जाएंगे इसकी भी गारंटी है सर। ये हो गया, लिख रहे, उसमें लिखना क्या है। पहले तो इसमें से ना 20 to 30% लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि लिखे का है ऐसा। 20 to 30% लोग यही है कि भाई लिखे का, इसमें हम लिखो मत, कहानी समझो, जा करके पढ़ो किताब। ठीक है, जरूरत पड़ेगी कल फिर रिपीट कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कहानियां जब समझ के आगे बढ़ोगे ना बच्चा, तब ही जा करके आपको आगे की टॉपिक समझ में आएगी। अभी तो इंसुलिन बनाने वाला प्रोसेस बाकी है, ह्यूमुलिन बनाना है, वाट लगेगा ह्यूमुलिन बनाने में भी। देखो मिटा रहे हैं इसको ना। अब देखो, जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया ना, सबके पास एक अपना हथियार है, ये है ना। इस हथियार का जाके आज प्रयोग करना, और सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू करना, अनुलेखन। ठीक है, YouTube पे जाके सर्च करना अनुलेखन इन अ शॉर्ट व्यू। ठीक है, यानी कि पूरे शॉर्टकट में आपको क्या समझा दिया जाएगा, अनुलेखन।
ठीक है। अनुलेखन के बाद क्या सर्च करना, अनुवादन, ठीक है। ये दोनों प्रक्रिया जब आप पढ़ लोगे, ठीक, इस बीच में आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। फिर पढ़ना mRNA, वर्क ऑफ mRNA, कि भाई mRNA का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, वो पढ़ लिया। और तब जाकर के पढ़ना का RNA इंटरफेज। और जब सब बात समझ में आ जाएगी तो सबको ला करके खिचड़ी बना देना इसे, समझे। और उसके बाद भी आपका खिचड़ी स्वादिष्ट ना हो तो कल फिर याद दिलाइए हमें, छौंका लगाने के लिए रेडी रहेंगे कल। अरे ठहरो, देखो अब एक बात बताओ, इस बीच में लेकर आते हैं बीच में वायरस को, क्यों ला रहे हैं बस सोचो मत ज्यादा, खाली ध्यान दो। हमने कहा कि सर एक वायरस को जरा समझते हैं हम लोग, कोई भी वायरस, ठीक है। एक वायरस की क्वालिटी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। तो भाई इसका हाँ गुणन करता है, सब कुछ करता है, चलो वृद्धि नहीं करता है, खाली गुणन करता है, चलो ठीक है माना। अब इसके अंदर क्या मिलता है बाबू, इसका डीएनए या मे बी आरएनए। आरएनए होगा भी तो कैसे बदल जाएगा, वो डीएनए में बदल जाएगा, चलो ठीक। तो कह सकते हैं क्या मिल रहा है इसके अंदर, इसका डीएनए। और इसके डीएनए की एक क्षमता है, और वो क्षमता इसकी विशिष्ट क्षमता है। क्या है वो क्षमता, कि जब ये वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करता है, ठीक है, तो इस कोशिका के अंदर क्या मिल रहा है, कोशिका का डीएनए मिल रहा है, ठीक है। और ये डीएनए किसका है, एक वायरस का डीएनए, ठीक है। जब ये वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो इस वायरस का केवल डीएनए अंदर जाता है, चलो ये डीएनए अंदर चला गया। और इस डीएनए का जो गुण है ना, वो सबसे बेहतर गुण यही है कि बिना सोचे समझे ही बगल वाले आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। अच्छा जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होंगे तभी तो जुड़ेंगे ना, बात समझे। तो हम जो अभी पूरक की बात कर रहे थे ना, वो पूरक हम निकालते हैं कहां से, वायरस से, क्योंकि वायरस के डीएनए का एक बहुत अच्छा गुण है कि तुरंत जाकर के क्या खोजता है, अपना पूरक खोजता है, और उसके साथ जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यदि वायरस का मुझे डीएनए मिला तो क्या मैं डीएनए से आरएनए बना लूंगा क्या, और इसी आरएनए का इस्तेमाल करूंगा मैं किस रूप में बच्चा, पूरक के रूप में। बात समझे, यही है वो पूरक जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्या करने के लिए, आरएनए अंतरक्षेप करने के लिए। क्या लगता है कि आरएनए अंतरक्षेप केवल तंबाकू के पौधे के लिए किया जाता है, नहीं। आरएनए अंतरक्षेप बच्चा बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इस आरएनए अंतरक्षेप का कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, उन हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां प्रोटीन बनने से रोकना है, जहां जहां प्रोटीन बनने से रोकना है। जैसे गाड़ी को रोकना है तो केवल आपका अगला ब्रेक ही काम में नहीं आता है, पिछला ब्रेक भी काम में आता है ना, और मेरे ख्याल से और भी कुछ काम में आता है। हाँ पेट्रोल से गाड़ी रुकता है, बुढ़वा कहीं का सैंडल काम में आता है गाड़ी रोकने के लिए, पता ही नहीं है। चलो इधर देखो, इधर तो क्या ये पूरक काम करेगा, कहाँ चले जाते हो, कौन से दुनिया में, ठीक है। तो इस पूरक को हम क्या कह दिया, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री हम आरएनए कहां से निकाले, पता चल गया क्या, कहां से निकालते हैं, वायरस से। क्यों वायरस से निकालते हैं, क्योंकि वायरस का जो डीएनए है इसके पास इसका गुण होता है क्या, कि तुरंत ही अपना क्या खोजता है, ये पूरक खोजता है, तुरंत जाके उसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें तो ऐसा ही आरएनए चाहिए ना, कि जो तुरंत बने हुए आरएनए के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो ये कौन काम कर सकता है, एक वायरस का डीएनए। उस डीएनए से क्या बना लेंगे हम, आरएनए, जिसको नाम देंगे क्या, पूरक आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। एक तो यहां से हो सकता है। दूसरे किन किन लोगों को याद है, ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स पढ़ाया हुआ है हमारा। इसको एक और नाम देते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन यहीं पर डेटा करते हैं या क्लास करते हैं ऑफ, यानी पता करिएगा ये ट्रांसपोजोन्स क्या है, जंपिंग जीन क्या है। अरे बस 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 काम खत्म। समय देखिए, सबका समय का इंतजार है। कल हम यहां से काम स्टार्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगा फिर से एक बार पीछे जाएंगे, ठीक है।